नमस्कार मित्रों। जब मैंने पुस्तकों की बात कही थी कि हमको 10 या 15 किताबें ही पढ़नी चाहिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पुस्तकें आपके सिलेबस के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और उसमें जो कुछ लिखा गया है उसको अगर आप समझकर याद कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत कुछ है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के साथ साथ इनके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये है, पहले आप एक अध्याय पढ़ लीजिए, उसके बाद वापस से उसको पढ़िए और तब नोट्स बनाइए। पहली बार पढ़ते समय नोट्स न बनाएं। पहली बार उसको किताब को पढ़ें, उसमें जो जो बातें महत्वपूर्ण लगे उसको अंडरलाइन कर लें और उसके पश्चात आप अलग कागज़ पर उनके नोट्स बनाएं। आज मैं सबसे पहले जिस पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो किताब है C.P. गैना साहब की, जो हमारे शिक्षक थे, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं। इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वो हमको कक्षा में C.P. गैना सर ने पढ़ाया था 1975-76 में। उसके बाद से आज तक इस विषय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। 1975-76 से पहले जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है इस तुलनात्मक राजनीति से संबंधित, लगभग सभी का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। ये पुस्तक हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक रामबाण पुस्तक है। हम जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विषय 1950 के बाद में आरंभ होता है या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आरंभ होता है, और बहुत से विद्वानों ने जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो नए राष्ट्र आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, उनकी राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास किया, तब तुलनात्मक राजनीति आरंभ होती है। क्योंकि उससे पहले राजनीति का अर्थ माना जाता था जो विकसित देश हैं, पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनमें जो राजनीति होती है वही राजनीति है। और माना जाता था कि उन देशों में राजनीति का जिस तरह से अध्ययन किया जाता है, जिन अवधारणाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सही है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धीरे धीरे बहुत से देश आज़ाद हुए और उनकी राजनीति एक अलग प्रकार से सामने आती है। आरंभिक वर्षों में यानी 1950 के दशक में इन देशों में पश्चिमी राजनीतिक संरचनाओं को लागू करने का प्रयास किया गया। कुछ जगह पर वो सफल हुई, कुछ जगह पर वो असफल हुई। जहाँ पर वो सफल हुई वहाँ पर भी उनका स्वरूप धीरे धीरे बदल गया। इस बदले हुए स्वरूप का अध्ययन कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। जैसे उदाहरण ले हम कि प्रजातंत्र सभी जगह पर लागू किया गया, फिर बीच में प्रजातंत्र कहीं जगह पर समाप्त हो गया, कहीं पर वो मॉडिफाई हुआ और धीरे धीरे इन नए राष्ट्रों में प्रजातंत्र का एक नया स्वरूप सामने आया। अब उस प्रजातंत्र के नए स्वरूप का अध्ययन कैसे किया जाए, इसके लिए तुलनात्मक राजनीति का जन्म होता है। इसमें नई अवधारणाओं का जन्म होता है, जैसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अवधारणा या व्यवस्थागत सिद्धांत या राजनीतिक विकास का सिद्धांत या राजनीतिक संरचनावाद का सिद्धांत। तो कई नई अवधारणाएं सामने आती है, नए तरीके सामने आते हैं और उन सब के बारे में बहुत सी पुस्तकें 1950 से 1975-76 तक सामने आई है, जिन सब का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। इसलिए ये पुस्तक मेरे हिसाब से एक एनसाइक्लोपीडिया है तुलनात्मक राजनीति के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये पुस्तक इस रूप में अब उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि बाद में इस पुस्तक को, चूँकि ये बहुत बल्कि है, ये लगभग 1000 पेज की पुस्तक है। आप देखेंगे इसकी मोटाई, ये 1000 पेज की पुस्तक है और 1000 पेज की पुस्तक होने के कारण से लोगों को बड़ा परेशानी हुई, तो शायद प्रकाशक ने उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया, तुलनात्मक राजनीति अलग और राजनीतिक संस्थाएं अलग। तो ये आजकल शायद 2 भागों में मिलती है। इसका अंग्रेजी संस्करण भी शायद आ चुका है। तो मेरा ये कहना है कि इस
पेपर के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं राजनीति विज्ञान के पेपर को 4 भागों में विभक्त करता हूँ। एक जिसमें राजनीतिक विचारक हैं, अवधारणाएं हैं और सारे सिद्धांत हैं और सारे वाद हैं। दूसरा तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा भारतीय शासन और राजनीति और चौथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो जो दूसरी भाग है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं, उसके लिए सिर्फ ये पुस्तक ही आपके लिए उपयुक्त है। एक पूरे पेपर के लिए, एक पूरे भाग के लिए सिर्फ ये पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इस पुस्तक को आप देखेंगे, इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें चैप्टर्स हैं। शुरू करें आप। तुलनात्मक राजनीति, महत्व, उद्देश्य, समस्याएं। तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति, विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह। तुलनात्मक राजनीति, परंपरागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक राजनीति के उपागम, राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। इतना अच्छा हिंदी में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, मार्क्सवादी लैंग्वेज उपागम, जितने भी उपागम हैं, नए उपागम जो आए हैं, उन सब को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। संविधानवाद क्या होता है, फिर जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो संस्थाएं संविधान के द्वारा निर्धारित होती है। संविधान, सरकारों के प्रमुख वर्गीकरण, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, एकात्मक संघात्मक शासन, संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल व पद्धतियाँ, दबाव व हित समूह, जनमत और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, निर्वाचन प्रणालियाँ एवं मतदान आचरण। इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब कोई नहीं है। देखिए, इसमें 989 या 989 पेजेस हैं, लगभग 1000 पेजेस हैं। अब संकट यह है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते उनको नोट्स मिल जाए। मेरा ये कहना है कि ये इस किताब को आप पढ़िए। इस किताब को एक बार तो वैसे ही पढ़ लीजिए, उसमें आप निशान लगाइए, उसके बाद इसके नोट्स बनाइए। इसी में से तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं में जो प्रश्न आते हैं वो लगभग इसी में से आएंगे, या नहीं भी आएंगे तो जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे आप इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए पहली किताब जो आज मैं और भी वीडियो बनाऊंगा अलग अलग किताबों के बारे में, आज पहली वीडियो है ये CB गैना साहब की तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाओं। इस पुस्तक को खरीद कर अपने पास रखें, बाइबिल बना के रखें। इस एक भाग यानी 1/4 हिस्सा ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।